बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट्स, अस्सलाम वालेकुम। आज वेब इंजीनियरिंग में हम टॉपिक डिस्कस करेंगे वेब टूल्स एंड टेक्नोलॉजीज़। तो थोड़ा सा मैं आपको पहले बता दूं कि जिस तरह से हम रियल लाइफ में डिफरेंट टूल्स यूज़ करते हैं, हार्डवेयर टूल्स जो कि हमारे काम को आसान बना देते हैं, इसी तरह से हम सॉफ्टवेयर भी कई एक टूल्स हैं, बल्कि किसी आम से सॉफ्टवेयर को भी हम टूल कहते हैं। जैसे आपका माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस है, पूरा एक आपका जो है वो ऑफिस एक बंडल है जिसमें बेशुमार आपके सॉफ्टवेयर आते हैं। तो वो सारे क्या हैं, वो टूल्स हैं। टूल किसी भी ऐसी चीज़ को कहा जा सकता है जो कि हमारे काम को आसान बना दे। तो ऐसे टूल्स जो कि वेब में इस्तेमाल होते हैं, वेब डेवलपमेंट में इस्तेमाल होते हैं। फिर उसके अलावा टेक्नोलॉजीज़, वेब टेक्नोलॉजीज़ की हम बात करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं टूल्स से। अ टूल इज़ अ सॉफ्टवेयर और इवन अ हार्डवेयर दैट असिस्ट इन द क्रिएशन ऑफ न्यू सॉफ्टवेयर। ठीक है, ऐसा सॉफ्टवेयर जो कि नए सॉफ्टवेयर बनाने में असिस्ट करे, वो टूल कहलाता है। कंपाइलर, डिबगर, विजुअल प्रोग्रामिंग टूल्स, जीयूआई बिल्डर्स, एप्लीकेशन जनरेटर्स आर एग्जांपल्स। तो इसकी कई एक टाइप्स हैं। ये एग्जांपल सारी टाइप्स हैं। कंपाइलर, अब हर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के कंपाइलर डिफरेंट होते हैं, डिबगर डिफरेंट है। टूल्स दैट आर यूज्ड टू क्रिएट वेबसाइट्स कॉल्ड वेब डेवलपमेंट टूल्स। तो जो वेबसाइट्स बनाने के लिए यूज होंगे उनको वेब डेवलपमेंट टूल कहेंगे। वेब डेवलपमेंट टूल समटाइम कम एज ब्राउजर एड-ऑन्स और बिल्ट इन फीचर्स इन वेब ब्राउजर। तो हमारे जो वेब ब्राउजर्स हैं वो बज़ाहिर उनका जो पर्पस है वो सिर्फ ये होता है कि वो ब्राउजिंग करते हैं या फिर सर्वर के साथ सर्वर को रिक्वेस्ट भेजते हैं और वापस जो डाटा आता है वो यूज़र को डिस्प्ले करवाते हैं। तो ये बज़ाहिर उनका सिर्फ इतना सा काम नज़र आता है, लेकिन वेब ब्राउज़र्स आजकल बड़े हेल्दी उनके अंदर जो ना वो अपॉर्चुनिटीज़ और फैसिलिटीज़ और ऑप्शंस अवेलेबल होती हैं डेवलपमेंट के हवाले से भी। और कई उसमें हम एड ऑन्स चीज़ें ऐड कर लेते हैं, एक्सटेंशंस ऐड कर लेते हैं। वो हमारी कई एक फाइल्स वहाँ पे वेब ब्राउज़र पे ओपन हो जाती हैं, हमें कोई सेपरेट सॉफ्टवेयर इंस्टॉल करने की ज़रूरत नहीं पड़ती। वेब डेवलपमेंट में हमें कई तरह से वो असिस्ट करते हैं जो ब्राउज़र्स हैं। Web developers can test and debug their code. They are different from website builders and integrated development environments in that they do not assist in the direct creation of web pages. वो directly assist नहीं करते, directly creation में काम नहीं आते। Rather they are tools used for testing the user interface of website और web application. वो सिर्फ और सिर्फ जो इंटरफेस है, तो ये जो हम वेबसाइट्स बनाते हैं, जो फ्रंट एंड बनाते हैं, जो इंटरफेस बनाते हैं, इंटरफेस उसको कहा जाता है, उस फ्रंट एंड को कहा जाता है जो कि यूज़र को नज़र आता है, जिसको देखते हुए यूज़र कई एक फंक्शनैलिटीज़ परफॉर्म करता है। सिंपल सी आपको मैं एग्जांपल देता हूँ। फ़र्ज़ करें आपके पास मोबाइल है, उसकी सारी फंक्शनैलिटी ठीक है, उसका सारा हार्डवेयर ठीक है, लेकिन ड्यू टू सम रीज़न अगर उसका डिस्प्ले ऑफ हो जाए, आपको इंटरफेस नज़र ना आ रहा हो, तो आप कुछ भी परफॉर्म नहीं कर सकते। हालांकि वही फ़ोन उसमें कॉल करने की फैसिलिटी मौजूद है, एवरीथिंग इज़ ओके, उसमें आप टेक्स्ट मैसेज कर सकते हैं, आप डिफरेंट ऐप्स चला सकते हैं, लेकिन चूंकि इंटरफेस उसका नज़र नहीं आ रहा, आपको कुछ नज़र नहीं आ रहा, इसलिए आप उसके ऊपर कुछ भी परफॉर्म नहीं कर सकते। तो इसी तरह से जो इंटरफेस होता है वो यूज़र और सिस्टम के दरमियान एक ब्रिज होता है, जिसको यूज़ करते हुए यूज़र्स के ये एक फंक्शनैलिटी परफॉर्म करवाते हैं। ठीक है, तो ये जो टूल्स हैं ये फ्रंट एंड और यूज़र इंटरफेस को टेस्ट करने के लिए कि वो किस तरह का नज़र आएगा, किस तरह से उसकी लुक एंड फील होगी, टेस्टिंग के लिए यूज़ किए जाते हैं। Web development tools allow developers to work with a variety of web technologies including HTML, CSS, DOM, JavaScript and other components that are handled by the web browsers. तो बेशुमार टेक्नोलॉजीज हैं। वेब टेक्नोलॉजीज को हम कोई लिमिटेड, उनको कोई बाउंड नहीं कर सकते। तो ये जो टूल्स हैं
जो डेवलपर्स हैं वो वेब डेवलपमेंट टूल्स को यूज़ करते हुए इन तमाम टेक्नोलॉजीज़ को इस्तेमाल करते हैं, इन तमाम टेक्नोलॉजीज़ को डेवलप करते हैं। ड्यू टू इंक्रीजिंग डिमांड, वेब डेवलपमेंट टूल्स ये क्या करते हैं, अलाउ डेवलपर्स। अच्छा, ये जो आपने क्वेश्चन किया है ये वाला पॉइंट, तो ये रिलेटेड है इसके साथ, ब्राउज़र एड ऑन्स के साथ, ठीक है। तो यहाँ पर ये बताया गया है कि जो ये वाले ब्राउज़र एड ऑन्स हैं या एक्सटेंशंस हैं, ये वेबसाइट डेवलपर्स और इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट एनवायरनमेंट से डिफरेंट हैं। है ये भी टूल, वेब ब्राउज़र भी एक टूल है। अगर वो हमें कोई एक्सटेंशन प्रोवाइड कर रहा है, अगर उसको यूज़ करते हुए हम कोई भी हमें काम करने में आसानी हो रही है, डेवलपमेंट में आसानी हो रही है, तो है तो टूल ना। बट दे आर डिफरेंट फ्रॉम वेबसाइट बिल्डर्स एंड इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट एनवायरनमेंट। इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट एनवायरनमेंट होता है वो वाला एनवायरनमेंट जिसमें कोई जो डेवलपर है, जो प्रोग्रामर है, जो कोडर है, वो कोडिंग भी करता है, उसके एरर्स भी उसे आईडीई बताता है, उन एरर्स को कैसे करेक्ट करना है वो सजेशंस भी सम टाइम बता देता है आईडीई, ठीक है। प्रोग्राम को कंपाइल, उसका रिजल्ट दिखाना, और मुकम्मल एक एनवायरनमेंट प्रोवाइड करता है जिसमें कोडिंग से लेके फाइनल रिजल्ट तक हमें आईडीई फैसिलिटेट करता है। तो ये इससे डिफरेंट होते हैं। होता क्या है, इन दैट, यानी कि वो वेब ब्राउज़र एड ऑन्स में क्या होता है, इन दैट दे डू नॉट असिस्ट इन द डायरेक्ट क्रिएशन ऑफ वेब पेजेस। ये हमें वेब पेजेस क्रिएट करने में असिस्ट नहीं करते। करते क्या है, रादर, जबकि दे आर टूल्स यूज्ड फॉर टेस्टिंग द यूजर इंटरफेस ऑफ वेबसाइट और वेब एप्लीकेशन। तो ये मोस्टली हम इनको किस पर्पस के लिए यूज करते हैं, टेस्टिंग पर्पसेस के लिए। यूजर इंटरफेस या फिर वेबसाइट वेब एप्लीकेशन के जो फ्रंट एंड्स हैं उनको टेस्ट करने के लिए ये हमें फैसिलिटेट करते हैं। कौन, वेब ब्राउज़र एड ऑन्स, ठीक है। तो हैं वो भी टूल, आईडीई भी टूल है, यही सेम काम की बात नहीं है बेटा, वो उनका है टूल, लेकिन हर टूल का डिफरेंट रोल है ना, ठीक है। अगर आप हार्डवेयर टूल्स की रियल लाइफ में बात करें तो ठीक है, आपने का बिल्कुल सादा सी जुबान में पेचकस कहा, प्लास कहा, हर एक का अपना अपना काम है, ठीक है जी। इसी तरह से ये भी टूल्स, हर टूल का अपना अपना उसका डोमेन है वर्क करने का, उसका अपना एक एरिया है। वेब डेवलपमेंट टूल्स अलाउ डेवलपर्स टू वर्क विद अ वैरायटी ऑफ वेब टेक्नोलॉजीज। तो डिफरेंट टेक्नोलॉजीज के साथ ये टूल्स काम करते हैं। वो टेक्नोलॉजीज कौन कौन सी हो सकती हैं, HTML, CSS, DOM, जावास्क्रिप्ट और काफ़ी सारी। इसके अलावा पिछले लेक्चर में कुछ हमने डिस्कस की थी। एंड अदर कंपोनेंट्स दे आर हैंडल्ड बाय द वेब ब्राउज़र। जो भी वेब ब्राउज़र डिफरेंट कंपोनेंट्स टेक्नोलॉजीज डील करते हैं, उन सब को हम टूल्स इस्तेमाल करते हुए उन सब को क्रिएट करते हैं, डेवलप करते हैं। ड्यू टू इंक्रीजिंग डिमांड फ्रॉम वेब ब्राउज़र्स टू डू मोर, पॉपुलर वेब ब्राउज़र्स हैव इंक्लूडेड मोर फीचर्स इक्विप्ड फॉर डेवलपर्स। ठीक है, अब आजकल हम वेब ब्राउज़र्स को यूज़ करते हुए अपनी PDF फाइल्स भी ओपन कर रहे हैं। माइक्रोसॉफ्ट वर्ड की सारी फाइल्स, वर्ड फाइल्स, एक्सेल फाइल्स ऑनलाइन अवेलेबल हैं, हम उनको ओपन कर सकते हैं। इमेजेस हम वेब ब्राउज़र को यूज़ करते हुए ओपन कर सकते हैं। पहले वो सेपरेट ब्राउज़र्स होते थे, सेपरेट सॉफ्टवेयर्स होते थे। अब हम अपने वेब ब्राउज़र में ही वीडियो चला लेते हैं, वेब ब्राउज़र में ही हम इमेज देख लेते हैं, PDF देख लेते हैं, ठीक है। होता क्या है, हम एक छोटा सा कोई एड ऑन, कोई एक्सटेंशन इंस्टॉल करते हैं और वो स्पेसिफिक टाइप की जो फाइल्स हैं वो ओपन हो जाती हैं, या इसके अलावा भी फंक्शनैलिटी ब्राउज़र्स ऑफर कर रहे हैं। अब जो डिफरेंट टूल्स हैं वो हम देखते हैं, विजुअल प्रोग्रामिंग टूल्स। अब जैसा कि इनके नाम से जाहिर है, एक तो ये प्रोग्रामिंग टूल्स हैं और विजुअल हैं, यानी कि इसमें सिर्फ कोडिंग नहीं होती, हम विजुअली कंपोनेंट्स को देखते हैं, उनको ड्रैग एंड ड्रॉप करते हैं। A visual programming language is any programming language that lets users to create programs by manipulating program elements graphically। कैसे प्रोग्राम क्रिएट करने हैं, प्रोग्रामिंग कैसे करनी है कि हम एलिमेंट्स को ग्राफिकली वो हमें नजर आ रहे होते हैं एलिमेंट्स, हम उनको ड्रैग एंड ड्रॉप करते हैं और हमारे सामने फ्रंट एंड बन जाता है।
रादर देन बाय स्पेसिफाइंग देम टेक्सचुअली, यानी कि कोडिंग के जरिए से बनाने की बजाय हम ग्राफिकली उनको ड्रैग एंड ड्रॉप करके ड्रॉ करते हैं। सम टाइम हमें कुछ थोड़ी सी कोडिंग करनी पड़ती है उनकी प्रोग्रामिंग ऐड करने के लिए। ड्रैग एंड ड्रॉप क्या होता है, आप उस इमेज के ऊपर या उस ग्राफिकल कंपोनेंट के ऊपर अपना कर्सर लेके जाते हैं, उसको होल्ड करते हैं और ड्रैग करके ड्रॉप करते हैं वर्किंग एरिया में, वर्किंग एनवायरनमेंट में, तो हमारे पास फाइनल प्रोडक्ट इंटरफेस, यूजर इंटरफेस बन जाता है। तो लेकिन ये काम पहले सिर्फ कोडिंग से हो रहे थे, अब हम कोडिंग की बजाय, टेक्सचुअल कोडिंग की बजाय हम उसको ड्रैग एंड ड्रॉप करते हैं और उनकी फंक्शनैलिटी ऐड करने के लिए कोई बटन्स बनाते हैं हम, कोई और इवेंट्स, कोई कंपोनेंट्स बनाते हैं, तो कोई इवेंट जनरेट होता है, बटन प्रेस होता है, तो ग्राफिकली कंपोनेंट्स को ड्रैग एंड ड्रॉप करके हम फ्रंट एंड डिजाइन कर लेते हैं। उसमें मिनिमल कोडिंग भी कुछ बैक एंड पे हुई होती है, लेकिन फंक्शनैलिटी ऐड करने के लिए हमें थोड़ी बहुत कोडिंग करना भी पड़ सकती है। A VPL allows programming with visual expressions, special arrangements of text and graphic symbols used either as elements of syntax or secondary notation। तो कई एक इसमें कई एक वैरायटी है, ठीक है। आजकल जो एंड्रॉयड डेवलपमेंट, अब मुझे आइडिया नहीं, एंड्रॉयड यहाँ पे मेरे पास ओपन है, यानी अगर ओपन है तो मैं आपको कोई एप्लीकेशन स्टार्ट करके दिखा भी सकता हूँ। चलें कोई भी मैं आपको जरा बता दूं कि आजकल लेटेस्ट जो डेवलपमेंट है उसमें भी ऐसे विजुअल प्रोग्रामिंग के टच है। हम फ्रंट एंड इंटरफेस अपना ड्रैग एंड ड्रॉप करके बनाते हैं। जैसे यहाँ पर देखें, ये एंड्रॉयड का मैंने आपके सामने इंटरफेस ओपन किया, तो एंड्रॉयड डेवलपमेंट के लिए देखें XML फाइल इसकी होती है फ्रंट एंड बनाने के लिए। तो ये लेफ्ट पैनल पे आपके सामने बेशुमार कंपोनेंट्स नजर आ रहे हैं। करना क्या होता है, इसको आपने होल्ड करना है, ड्रैग करना है, ड्रॉप करना है, और ये कंपोनेंट इस तरह से आप सारा इंटरफेस बना लेते हैं, ठीक है। फ्रंट है, ठीक है। उसके बाद जब आपका फ्रंट एंड बन गया, इस बटन के क्लिक होने पे होना क्या है, वो फिर आप थोड़ी सी कोडिंग साथ आप कर लेते हैं, ठीक है। तो ये कुछ इस तरह से जो विजुअल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज टूल्स हैं वो इस तरह से वर्क कर रहे होते हैं। A VPL allows programming with visual expressions, special arrangements of text and graphic symbols used either as elements of syntax or secondary notations। तो कई एक इसमें वेरिएशन है, डिफरेंट डोमेन्स में, डिफरेंट टूल्स में, डिफरेंट वेज में काम कर रहा होता है, ये चीजें वर्क कर रही होती हैं। For example, many VPLs are based on the idea of boxes and arrows, where boxes or other screen objects are treated as entities connected by arrows, lines or arcs which represent relations। तो ये उसने किसी एक स्पेसिफिक VPL में कैसे वर्क होता है वो बता दिया, ठीक है। कुछ डायग्राम्स बनाने के लिए, कुछ फ्रंट एंड बनाने के लिए ये टूल्स यूज होते हैं। Some VPL examples are given: Bubble for creating production ready web applications, eToys for scripting, Flowgorithm creates executable flowcharts which can be converted to several languages। वर्किंग जो कोडिंग है उसमें भी कन्वर्ट हो जाते हैं। ह्यूमन रिसोर्स मशीन इज अ विजुअल प्रोग्रामिंग बेस्ड पजल गेम। ओपन म्यूजिक अ विजुअल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज फॉर म्यूजिक कंपोजिशन। विजुअल लॉजिक फॉर क्रिएटिंग एग्जीक्यूटेबल फ्लो चार्ट्स। वायर फ्यूजन विजुअल प्रोग्रामिंग एनवायरनमेंट फॉर क्रिएटिंग इंटरेक्टिव 3D वेब प्रेजेंटेशंस एंड सो ऑन, ठीक है। तो फिर जो आपकी UML डायग्राम्स हैं वो ड्रॉ करने के लिए कई आपके टूल्स अवेलेबल हैं। उनमें से एक टूल अभी मैं गालिबन किसी क्लास में गालिबन पढ़ा रहा था, ठीक है, मैं आपको बता देता हूँ। draw.io UML डायग्राम्स बनाने के लिए ऑनलाइन, तो ये अवेलेबल है, ठीक है जी। उसके बाद GUI बिल्डर, इसके नाम से जाहिर है ये ऐसे टूल्स हैं जो कि यूजर इंटरफेस को बिल्ड करने के लिए यूज होते हैं, ठीक है। अ ग्राफिकल यूजर इंटरफेस और GUI बिल्डर, also known as GUI designer, is a software
development tool that simplifies the creation of GUI by allowing the designer to arrange graphical control elements often called widgets. जैसे मैंने आपको अभी एंड्रॉयड का इंटरफेस दिखाया, एंड्रॉयड के जो सारे कंपोनेंट्स हैं वो विजेट्स कहलाते हैं, ठीक है जी। तो allowing the designer to arrange graphical control elements often called widgets using a drag and drop. What you see is what you get editor. इसको हम WYSIWYG कहते हैं। What you see is what you get. जो आपको बज़ाहिर नजर आ रहा है वही आपका फाइनल इंटरफेस होगा। जैसा आपको नजर आ रहा है वैसा ही जब एप्लीकेशन रन करेगी वैसे ही वो नजर आएगी। Without a GUI builder, a GUI must be built by manually specifying each widget's parameters in source code. अगर ये हमारे पास ये ग्राफिकल इंटरफेसेस ना हो या ये मैकेनिज्म ना हो तो हम ये विजेट्स कैसे बनाएंगे? फिर हम ये विजेट्स कोडिंग करके बनाएंगे, ठीक है जी, सोर्स कोड लेके, ठीक है। जैसे मैंने आपको चले ये हमारे पास एक है ओपन, तो यहाँ पर देखें विजेट्स हम ड्रॉ भी करते हैं। ये मैंने एक टेक्स्ट व्यू यहाँ पे ड्रैग एंड ड्रॉप कर लिया, ठीक है। तो अगर ये ऑप्शन ना हो फिर क्या होगा? फिर हम कोडिंग में जाएंगे। ये देखें इसका यहाँ पे एंड्रॉयड में कोड भी अवेलेबल है, डिजाइन मोड भी अवेलेबल है। जैसे मैंने एक बटन लगाया था, ये बटन की कोडिंग उसने खुद ब खुद कर दी। टेक्स्ट व्यू लगाया था, उसकी कोडिंग खुद ब खुद कर दी। अगर हमारे पास कोई ऐसा एनवायरनमेंट हो जहां पर अवेलेबिलिटी ना हो GUI की, तो फिर हम कोड करेंगे। जैसे मैं यहाँ पे नया बटन लगाना तो मैं बटन खुद लिखूंगा, कोडिंग करूंगा, ठीक है जी। इसकी डिफरेंट प्रॉपर्टीज वो मैं खुद यहाँ पे मेंशन करूंगा, ठीक है। सारा काम कोडिंग के जरिए से होगा। जी बेटा, क्वेश्चन। विजेट कंपोनेंट्स हैं। विजेट क्या है? कंपोनेंट्स। कंपोनेंट्स किस किस्म के? जैसे यहाँ पे दोबारा देखिएगा, मैं आपको यहाँ से बता देता हूँ। GUI by allowing designer to arrange graphical controls. ये graphical controls क्या है? कंपोनेंट्स हैं, graphical control elements। जैसे बटन, जैसे टेक्स्ट फील्ड, एडिटेबल टेक्स्ट फील्ड, टेक्स्ट व्यू सिर्फ लेबल, ठीक है, जैसे ड्रॉप डाउन मेन्यू। हमने फॉन्ट प्रॉपर्टीज पढ़ी थी CSS में, वो सब होते हैं। लेंथ करना, नहीं, यहाँ पे एलिमेंट्स वो हैं जो कि हमें फिजिकली नजर आ रहे हैं। टेक्स्ट नजर आता है, बटन नजर आता है, ड्रॉप डाउन मेन्यू नजर आता है। ये देखें, मैं यहां से आपको बता देता हूं। ये देखें विजेट्स कौन, ये सारे विजेट्स आपको नजर आ रहे हैं। ये कुछ कॉमन है, कुछ टेक्स्ट बेस्ड विजेट्स हैं। टेक्स्ट व्यू, प्लेन टेक्स्ट, पासवर्ड फील्ड, पासवर्ड न्यूमेरिक, ईमेल, बटन्स हैं डिफरेंट टाइप के, ठीक है। जी जी, हाँ, जब आप CSS जो है ना, जो आपकी कैस्केडिंग स्टाइल शीट है, मैं आपको बताता हूँ, मैं आपको डिफरेंस बताता हूँ। आपने क्वेश्चन किया कि वो भी तो वो CSS एक ऐसी टेक्नोलॉजी है, स्टाइलिंग, जिसको यूज करते हुए हम विजेट्स या कंट्रोल्स में स्टाइल करते हैं। कोई बटन है, कोई लिंक है, उसका कलर, उसका साइज हम चेंज करते हैं, लेकिन असल विजेट CSS के जरिए से बनाया नहीं जाता। मैंने आपको प्रीवियस किसी लेक्चर में ये बताया था कि HTML को यूज करते हुए हम क्या कंपोनेंट्स बनाते हैं। HTML को यूज करते हुए कंपोनेंट्स बनाते हैं। वो कंपोनेंट्स क्या हैं? वो विजेट्स हैं, ठीक है। CSS क्या है? CSS को यूज करते हुए हम उन कंट्रोल्स, उन विजेट्स, उन कंपोनेंट्स को स्टाइल करते हैं, ठीक है। तो हर डिफरेंट एनवायरनमेंट में, डिफरेंट डोमेन में, डिफरेंट वे में काम हो रहा होता है। अच्छा जी, GUI builder. Without a GUI builder, a GUI must be built by manually specifying each widget's parameters in source code, जैसे मैंने आपको दिखाया। अच्छा, जैसे मैंने आपको एंड्रॉयड में दिखाया कि अगर आप उसको ड्रैग एंड ड्रॉप नहीं करते तो डायरेक्ट कोड्स करके भी, अगर कहीं पे किसी IDE में ये ड्रैग एंड ड्रॉप वाली फैसिलिटी हो ही ना, वहां पर फिर आपको सोर्स कोड के जरिए से ही फ्रंट एंड डिजाइन करना। जैसे आप HTML में कोडिंग करते हैं तो फ्रंट एंड इंटरफेस आपका डिजाइन हो जाता है,
ठीक है, अभी आप नोटपैड प्लस प्लस को यूज़ करते हुए जब कोडिंग करते हैं तो वो आपको कोडिंग करना पड़ती है, फिर इंटरफेस आता है, फिर वो विजेट्स, फिर वो कंट्रोल्स, एलिमेंट्स ड्रॉ होते हैं। लेकिन ऐसे टूल्स अवेलेबल हैं जिसमें आप ड्रैग एंड ड्रॉप करके HTML वेब पेजेस अपने बना लेते हैं। बहरहाल उसके बैकएंड पे फंक्शनैलिटी के लिए आपको कोडिंग करना पड़ती है। सम ग्राफिकल यूजर इंटरफेस बिल्डर्स सच एज ग्लैड इंटरफेस डिजाइनर ऑटोमेटिकली जनरेट ऑल द सोर्स कोड फॉर द ग्राफिकल कंट्रोल एलिमेंट, बल्कि अक्सर कर देते हैं, आप ड्रैग एंड ड्रॉप किया बैकएंड पे कोड वो खुद जनरेट कर देते हैं। एप्लीकेशन जनरेटर्स भी एक और डिफरेंट टाइप के टूल्स हैं। इनके नाम से जाहिर है ये पूरी एप्लीकेशन जनरेट कर देते हैं। एप्लीकेशन उसे कहते हैं जो कि एक वर्किंग सॉफ्टवेयर हो जिसमें फंक्शनैलिटी भी पाई जाती हो। एप्लीकेशन जनरेटर्स और मोस्ट कॉमनली ऑटोमेटिक प्रोग्रामिंग आइडेंटिफाइज अ टाइप ऑफ कंप्यूटर प्रोग्रामिंग इन विच सम मैकेनिज्म जनरेट्स अ कंप्यूटर प्रोग्राम, ठीक है, टू अलाउ ह्यूमन प्रोग्रामर्स टू राइट द कोड एट अ हायर एब्स्ट्रैक्शन लेवल। तो ये क्या करते हैं, ये एब्स्ट्रैक्शन लेवल पे, एब्स्ट्रैक्ट लेवल पे कोड जनरेट कर देते हैं। मसलन आपने वेबसाइट के लिए साइन अप बनाना है पेज, तो वो साइन अप का पूरा बना देंगे आपको इंटरफेस, बैक एंड प्रोग्रामिंग भी हो जाएगी, ठीक है। साइन इन का आपने मैकेनिज्म बनाना है, पेज बनाना है, कोडिंग करनी है, वो आपको कर देगा। एब्स्ट्रैक्ट लेवल पे अगर आपने उसको बिल्कुल बारीकी में जाना है, बिल्कुल कंक्रीट लेवल पे उसको चेंज करना है, ठीक है, डिटेल्स में आपने जाना है, फिर प्रोग्रामर बाय सेल्फ उसको खुद से चेंज कर सकता है। लेकिन ये जो टूल्स हैं एप्लीकेशन जनरेटर, ये एक एब्स्ट्रैक्ट लेवल का, जिसे हम मोटा मोटा कहते हैं, मोटा मोटा वो कोडिंग कर देगा कि इसमें उससे हमें ये है कि हमारे बेसिक कंपोनेंट्स बन जाएंगे, ठीक है। फर्दर डिटेल्स या कुछ स्पेसिफिक चेंजिंग्स प्रोग्रामर खुद कर सकता है। इट हैज सम फर्दर कैटेगरीज, अब इसमें बहरहाल कैटेगरीज हैं। वो बेटा मैंने ये बताया था कि जो एप्लीकेशन जनरेटर से मुराद ये है कि ये ऐसी हमें कोई वर्किंग प्रोडक्ट देंगे। वर्किंग एप्लीकेशन उसे कहा जाता है जो कि कोई वर्किंग परफॉर्म कर रही है, कोई सॉफ्टवेयर हो, ठीक है। जैसे मैंने आपको साइन अप साइन इन का बताया, वहां पर देखें साइन अप क्या है, वो एक यूजर का रिकॉर्ड डेटाबेस में सेव करवाता है साइन अप पेज। साइन इन क्या है, वो जो क्रेडेंशियल, जो यूजर नेम पासवर्ड यूजर ने दिया वो उसको वेरीफाई करवाता है, ऑथेंटिकेट करवाता है, ठीक है। तो ये मैंने 2 एग्जांपल्स दी, इसके अलावा भी बेशुमार हो सकती हैं। लेकिन ये जो एप्लीकेशन जनरेटर हैं ये एब्स्ट्रैक्ट लेवल पे कोड जनरेट करते हैं, ठीक है। इसकी मैं आपको मिसाल दे देता हूं ताकि बात समझ आ जाए। जिस तरह से मतलब के सॉफ्टवेयर कोई होते हैं, या फिर आप बिल्कुल कॉमन रियल लाइफ से एग्जांपल, अगर आपको सीवी बनाना है तो आप कहेंगे, किसी से पूछेंगे मुझे टेम्पलेट दे दो, उस टेम्पलेट में सिर्फ आपने अपने क्रेडेंशियल्स, अपनी चीज़ें, अपनी इंफॉर्मेशन डालनी है, लेकिन आपके पास सारा वो टेम्पलेट बना हुआ है, ठीक है, उसका स्ट्रक्चर, उसका डिज़ाइन, उसकी लुक एंड फील। इसी तरह से ये जो एप्लीकेशन जनरेटर हैं ये हमें बेसिक स्ट्रक्चर बना देते हैं, बेसिक फंक्शनैलिटी उसमें ऐड हुई होती है, स्पेसिफिक चीज़ें आप खुद ऐड कर लेते हैं। अब इसकी डिफरेंट टाइप्स कौन कौन सी हैं? जनरेटिव प्रोग्रामिंग, मेटा प्रोग्रामिंग, वेयर बाय programs can be written to manufacture software components in an automated way। ये वो फंक्शंस, उसके जो कंपोनेंट्स हैं वो ऑटोमेटिकली जनरेट कर देता है, जनरेटिव प्रोग्रामिंग कहलाता है, वो एप्लीकेशन जनरेटर्स की एक टाइप है। फिर सोर्स कोड जनरेशन इज द प्रोसेस ऑफ जनरेटिंग सोर्स कोड बेस्ड ऑन अ डिस्क्रिप्शन ऑफ द प्रॉब्लम। जो भी प्रॉब्लम डिस्क्राइब की गई उसके अकॉर्डिंग वो उसका सोर्स कोड जनरेट कर देगा, ठीक है। लो कोड एप्लीकेशन, ये एक और इसकी टाइप है जिसमें लो लेवल की कोडिंग भी हो जाती है। तो ये डिफरेंट एप्लीकेशन जनरेटर्स हैं, टाइप्स हैं उसकी। इसके बाद है ब्राउजर एड ऑन्स। अब ये हैं तो ब्राउजर, ठीक है, हैं तो ब्राउजर का जिस तरह से मैं आपको बिल्कुल स्पेसिफिकली एग्जांपल देता हूं, मोबाइल फोन का सबसे प्राइमरी पर्पस क्या है, सबसे बेसिक टास्क क्या है?
कॉल्स। आज से 15 साल पहले जब मोबाइल फ़ोन आए, 2003 की बात है जब मैंने फर्स्ट टाइम मोबाइल फ़ोन देखा। उससे पहले होता होगा, मैंने देखा पाकिस्तान में कुछ लेट आए, लेकिन चूँकि ये डेवलपिंग कंट्री है और हम यानी कि वो उस तरह से लैंडलॉर्ड तो नहीं थे, लेकिन 2003 में मैंने देखा, आज से 17 साल पहले तकरीबन, मोबाइल फ़ोन। उस वक्त उसमें चंद एक फंक्शन होते थे। जब मैंने देखा कॉल होती है, मैसेज होता है, कोई 2-4 कोई यूटिलिटीज़ थी कैलकुलेटर टाइप की, ठीक है, लेकिन उस वक्त भी उसमें बेसिक जो टास्क था, प्राइमरी फंक्शन था, वो कॉलिंग था। आज 17 साल के बाद, 18 साल बाद, जब मोबाइल हमारा बड़ा यानी कि कंप्यूटर लैब की तरह से काम कर रहा है, उसमें हम एप्लीकेशंस, कई सॉफ्टवेयर, कई ऐप्स इंस्टॉल कर लेते हैं, हर तरह की, हर फील्ड के हवाले से। इसके बावजूद भी उसका प्राइमरी पर्पस आज भी कॉलिंग ही है। जब कॉल आएगी सारी एप्लीकेशन बंद हो जाती हैं, सब कुछ ऑफ हो जाता है, कॉल उसके ऊपर प्रॉम्प्ट कर जाती है, कॉल वो रिसीव होना शुरू हो जाती है, उसका वो डायलर, वो सारा इंटरफेस सामने आ जाता है। इसी तरह से ब्राउज़र का जो बेसिक पर्पस था वो क्या था? ऐसा इंटरफेस प्रोवाइड करना कि यूज़र एड्रेस बार में URL दे दे, सर्वर का नाम लिखे, उसका एड्रेस लिखे और रिक्वेस्ट भेजे, और सर्वर से कुछ रिक्वेस्ट करे, उसको डाटा मिल जाए, उसको फाइल्स मिल जाए। ब्राउज़र का शुरू पे काम नहीं था कि वो PDF फाइलें ओपन करे, उसका ये पर्पस नहीं था, ब्राउज़र का ये टास्क नहीं था कि वो PDF फाइल ओपन करे, उसका ये टास्क नहीं था कि वो वेब एप्लीकेशन की टेस्टिंग करे, उसका ये टास्क नहीं था कि वो इमेजेस को ओपन करे, वो मीडिया फाइल्स को ओपन करे, वो डॉक्यूमेंट्स को ओपन करे। लेकिन आजकल इस तरह की बेशुमार फंक्शनैलिटी हम ब्राउज़र से अचीव कर रहे हैं। किस वे में? सिर्फ एक एक्सटेंशन हम इंस्टॉल कर लेते हैं ब्राउज़र में, एड ऑन कहा जाता है उसे, और ब्राउज़र वो स्पेसिफिक फंक्शनैलिटी हमें ऑफर कर देता है। A browser extension or add-on is a plugin that extends the functionality of a web browser। क्या पता चला कि जो वेब ब्राउज़र है उसमें जब हम एक्सटेंशन ऐड करते हैं, इंस्टॉल करते हैं या एड ऑन इंस्टॉल करते हैं, तो वेब ब्राउज़र की फंक्शनैलिटी एक्सटेंड हो जाती है, एनहांस हो जाती है। मोबाइल फ़ोन की तरह से दुनिया जहान के काम मोबाइल फ़ोन करता है, फैसिलिटेट करता है अपने ऑनर को, अपने जो उसका यूज़र है उसको, लेकिन उसका प्राइमरी पर्पस कॉलिंग है। इसी तरह से ब्राउज़र के प्राइमरी पर्पस के अलावा ब्राउज़र भी आज बेशुमार फैसिलिटीज़ प्रोवाइड कर रहा है एड ऑन के ज़रिए से। सम एक्सटेंशंस आर बाय डिफ़ॉल्ट अवेलेबल यूजिंग वेब टेक्नोलॉजी सच एज HTML, जावास्क्रिप्ट, CSS। तो ये जो वेब ब्राउज़र है HTML, CSS, जावास्क्रिप्ट, इनके लिए कंपाइलर का काम भी कर रहा है। आप एक वेब पेज बनाते हैं, ठीक है, उसको आप ब्राउज़र में ओपन करते हैं, तो ब्राउज़र उसको कंपाइल करता है, वो आपको रिजल्ट शो कर देता है। Others are developed using machine code and application programming interface provided by web browsers such as। तो बाज़ तो एड-ऑन्स के तौर पे अवेलेबल हैं ब्राउज़र एड-ऑन्स, और बाज़ जो हैं वो उनको खुद से बनाया जा सकता है, सच एज NP API, नेटस्केप प्लगइन एप्लीकेशन प्रोग्रामिंग इंटरफेस एंड PP API, पेपर प्लगइन एप्लीकेशन प्रोग्रामिंग इंटरफेस। तो ये बहरहाल ब्राउज़र्स में एडिशनल फंक्शनैलिटी प्रोवाइड करते हैं। कौन? एड-ऑन्स या एक्सटेंशंस। चलो, browser extensions can change the user interface of the web browser without directly affecting viewable content of a web page, for example by adding a browser toolbar। तो कोई छोटा सा टूल बार ऐड हो जाता है, ब्राउज़र की फंक्शनैलिटी अफेक्ट नहीं होती। जैसे मैंने आपको मोबाइल फ़ोन की एग्जांपल दी, तो मोबाइल फ़ोन का बेसिक जो फीचर है कॉलिंग, वो अपनी जगह पे उसमें वर्क कर रहा है, उसकी प्रायोरिटी सबसे हाई है, सबसे ज़्यादा है। आप कुछ भी कर रहे हो अनटिल अनलेस आपने फ्लाइट मोड ना लगा दिया हो, अदरवाइज कॉल आएगी तो सबसे ज़्यादा प्रायोरिटी कॉल की ही होगी। इसी तरह से ब्राउज़र की फंक्शनैलिटी अफेक्ट नहीं होती, सिर्फ एक नया टूल बार ब्राउज़र में ऐड हो जाता है एक्सटेंशन इंस्टॉल करने से, एड ऑन इंस्टॉल करने से,
और आप वो स्पेसिफिक टास्क, स्पेसिफिक वो उसमें फंक्शनैलिटी उसमें वो अचीव कर लेते हैं। चाहे बड़ा टूल हो चाहे छोटा हो। हाँ जी। उसके बाद है वेब टेक्नोलॉजीज, द मेथड्स बाय विच कंप्यूटर्स कम्युनिकेट विद ईच अदर थ्रू द यूज ऑफ मार्कअप लैंग्वेजेस, स्क्रिप्टिंग लैंग्वेजेस एंड मल्टीमीडिया पैकेजेस इज नॉन एज वेब टेक्नोलॉजी। हर वो चीज, हर वो मैकेनिज्म जिसके जरिए से वेब में एक दूसरे से कम्युनिकेशन की जाती है, वो वेब टेक्नोलॉजी कहलाती है। चाहे वो HTML हो, चाहे CSS हो, चाहे वो XML हो, चाहे WML हो, चाहे वो डोम हो, चाहे जावा, कुछ भी हो, ठीक है। चाहे वो स्क्रिप्टिंग, यहाँ पे सिर्फ टाइप्स लिख दी, चाहे वो स्क्रिप्टिंग लैंग्वेजेस हो, ठीक है जी, मार्कअप लैंग्वेजेस हो, या मल्टीमीडिया पैकेजेस हो, या इसके अलावा कुछ और हो, वेब डाटाबेसेस हो, XML हो। In the past few decades, web technology has endured a dramatic transition. Dramatically, ये इसमें बहुत ज़्यादा डाइवर्सिटी आ गई है, डाइवर्स नेचर की टेक्नोलॉजीज ऐड होती जा रही हैं डे बाय डे। फ्रॉम अ फ्यू मार्क अप वेब पेजेस टू द एबिलिटी टू डू वेरी स्पेसिफिक वर्क ऑन अ नेटवर्क, ठीक है। छोटे छोटे सिंपल टास्क से लेके बड़े कॉम्प्लेक्स लेवल के टास्क भी वेब पेजेस पे, वेबसाइट्स पे हो रहे हैं। हर चीज़ का ऑनलाइन सोल्यूशन वेबसाइट पे अवेलेबल है। अभी मैंने आपको दिखाया था वो draw.io, जिस पे वो मैंने दिखाया डायग्राम्स बन रही हैं। हर आप ऑनलाइन डॉक्यूमेंट्स बना सकते हैं, गूगल डॉक्स पे चले जाएं, आप ऑनलाइन डायग्राम्स बना सकते हैं, बेशुमार टूल्स अवेलेबल हैं, ठीक है। आप ऑनलाइन अपनी फाइल सेव कर सकते हैं, अपनी मल्टीमीडिया फाइल सेव कर सकते हैं, ऑनलाइन आपको स्पेस मिल जाती है, ठीक है। तो ऑनलाइन को, ये आपको वैसे एडिशनली बता दूं कि ऑनलाइन को आजकल क्लाउड के वर्ड के साथ रिप्लेस भी कर दिया गया है। क्लाउड कह लें या ऑनलाइन कह लें, एक ही बात है। इसके अलावा भी टर्म्स बहरहाल अवेलेबल है। तो वेब टेक्नोलॉजीज आर इंफ्रास्ट्रक्चरल बिल्डिंग ब्लॉक्स ऑफ एनी इफेक्टिव कंप्यूटर नेटवर्क। लैन, मैन और वैन, मतलब इवन आपका इंटरनेट है तो वो भी तो वैन के अंदर आता है ना, ठीक है। तो उसके ये बिल्डिंग ब्लॉक्स हैं, उसके ये कंपोनेंट्स हैं। कोई वेब पेज बना रहा है, कोई वेबसाइट, कोई वेब एप्लीकेशन, कोई वेब रिसोर्स, कुछ भी, तो ये सारे टेक्नोलॉजीज के जरिए से वेब रिसोर्सेज, वेब कंपोनेंट्स जनरेट हो रहे हैं। एग्जांपल्स ऑफ वेब टेक्नोलॉजीज आर HTML, CSS, XML, HTTP, प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस AJAX, जावास्क्रिप्ट, ASP, PHP, Perl, C#, जावा, डेटाबेसेस विच इज यूज्ड फॉर स्टोरेज एंड एक्सेसिंग डाटा, ठीक है। ऑनलाइन डेटाबेसेस आपकी हैं, ये सारी वेब टेक्नोलॉजीज हैं। अब इसमें फिर क्लाइंट साइड टेक्नोलॉजीज वो हैं जो कि क्लाइंट जो रिक्वेस्ट करता है यूजिंग वेब ब्राउजर, उसी एंड पे काम कर रही हैं, वहां पे उनका रोल है, ठीक है। जो क्लाइंट की साइड पे वर्क करती हैं वो क्लाइंट साइड टेक्नोलॉजीज, और उनका आमतौर पे जो कंपाइलर है वो वेब ब्राउजर होता है, ठीक है। क्लाइंट साइड रेफर्स टू ऑपरेशंस दैट आर परफॉर्म्ड बाय द क्लाइंट इन अ क्लाइंट सर्वर रिलेशनशिप इन अ कंप्यूटर नेटवर्क। तो आपको पता है कंप्यूटर नेटवर्क में, इंटरनेट में जो वेब आर्किटेक्चर है वो हम पढ़ आए हैं कि वो मिनिमम क्लाइंट और सर्वर 2 टियर आर्किटेक्चर होता है, ठीक है। तो क्लाइंट साइड पे जितने भी काम हो रहे हैं, ठीक है, और उन कामों में जो टेक्नोलॉजीज इस्तेमाल होती हैं उनको क्लाइंट साइड टेक्नोलॉजीज कहा जाता है, ठीक है जी। द सर्वर सर्व्स डाटा इन अ कॉमनली यूज्ड मैनर, फॉर एग्जांपल अकॉर्डिंग टू स्टैंडर्ड प्रोटोकॉल सच एज HTTP और FTP। वो डाटा सेंड कर देता है, लेकिन क्लाइंट साइड टेक्नोलॉजीज उसको शो करवा देती है इंटरफेस पे अप्रोप्रिएट वे में। Programs that run on a user's local computer without either sending or receiving data over a network are not considered clients, and so the operations of such programs would not be termed client side operations। तो जो बगैर डाटा सेंड किए या रिसीव किए जो फंक्शंस परफॉर्म हो रहे हैं वो हमारे पास, उनको क्लाइंट साइड ऑपरेशन नहीं कहेंगे। क्लाइंट साइड वो है जो कि सर्वर से डाटा आया और उन टेक्नोलॉजीज को यूज करते हुए डाटा डिस्प्ले कर दिया गया, ठीक है। सर्वर ने अपने हिसाब से जो उसके स्टैंडर्ड्स हैं, जो प्रोटोकॉल्स हैं, उनको
फॉलो करते हुए डाटा सेंड किया। सम एग्जांपल्स आर कैस्केडिंग स्टाइल शीट, HTML, जावास्क्रिप्ट। सर्वर ने सेंड किया, वो रिसीव हुआ, वो HTML टैग्स को यूज किया उसने, ठीक है, जावास्क्रिप्ट को यूज किया, इस स्टाइलिंग को यूज किया और उसने वेब पेज पे अप्रोप्रिएट वे में कंटेंट्स, कंपोनेंट्स, डाटा शो करवा दिया, ठीक है। क्लाइंट साइड टेक्नोलॉजीज। फिर आगे सर्वर साइड। अब ये वो टेक्नोलॉजीज हैं जो कि सर्वर के साथ इंटरेक्ट करती हैं। हमने सर्वर क्लाइंट जो हमारा इंटरनेट आर्किटेक्चर है, वेब आर्किटेक्चर, वो तो मिनिमम क्लाइंट और सर्वर पे बेस कर रहा है ना, लेकिन सर्वर के हमने ऑप्शनल कंपोनेंट्स पढ़े थे। उसमें कहा था डाटा सर्वर है, डाटाबेस सर्वर है, एप्लीकेशन सर्वर है, मल्टीमीडिया सर्वर है, लेगेसी एप्लीकेशन सर्वर है। तो उसमें बेशुमार चीजें हैं, बेशुमार टाइप की रिसोर्सेज हैं जिनको यूज करना पड़ता है। तो जो सर्वर साइड के रिसोर्सेज के साथ वर्क कर रही होती हैं टेक्नोलॉजीज, उनको सर्वर साइड टेक्नोलॉजी कहते हैं। सर्वर साइड स्क्रिप्टिंग इज अ technology technique used in web development which involves employing scripts on a web server which produce a response customized for each user's request to the website, ठीक है। The alternative is for the web server itself to deliver a static web pages, otherwise वो static web pages send करता रहेगा सर्वर। अगर उसमें से कुछ हमने फिल्टर करना है, कुछ हमने चीजें चूज करनी है, यूजर की, क्लाइंट की रिक्वेस्ट के ऊपर चूज करनी है, तो फिर हमें सर्वर साइड स्क्रिप्टिंग, सर्वर साइड टेक्नोलॉजीज को यूज करना पड़ेगा। सर्वर साइड स्क्रिप्टिंग इज डिस्टिंग्विश्ड फ्रॉम क्लाइंट साइड स्क्रिप्टिंग वेयर एम्बेडेड स्क्रिप्ट सच एज जावास्क्रिप्ट आर रन क्लाइंट साइड इन अ वेब ब्राउजर बट बोथ टेक्निक्स आर ऑफन यूज्ड टुगेदर। लेकिन वो इकट्ठे काम कर रही होती हैं, वो मिलके। जब एक यूजर किसी वेबसाइट को, वेब सर्वर को रिक्वेस्ट करता है, तो उसमें कोई एक टाइप की टेक्नोलॉजीज काम नहीं कर रही, उसमें क्लाइंट साइड स्क्रिप्टिंग, क्लाइंट साइड टेक्नोलॉजी भी काम कर रही है, उसमें सर्वर साइड स्क्रिप्टिंग, सर्वर साइड टेक्नोलॉजी भी काम कर रही है। तब जाके यूजर की रिक्वेस्ट सेंड होने से लेके सर्वर से रिस्पॉन्स आने तक पूरा एक प्रोसेस मुकम्मल होता है। यूजर जो है वो बैठा हुआ है, उसने रिक्वेस्ट सेंड की है, सर्वर ने उसको फुलफिल किया है, रिटर्न बैक डाटा उसको मिला, जो भी कंटेंट्स मिले। तो इस सारे प्रोसेस में क्लाइंट साइड टेक्नोलॉजीज भी काम कर रही है, सर्वर साइड टेक्नोलॉजीज भी काम कर रही है, पूरा एक प्रोसेस तब मुकम्मल होता है। स्क्रिप्ट्स कैन बी रिटन इन एनी ऑफ अ नंबर ऑफ सर्वर साइड स्क्रिप्टिंग लैंग्वेजेस देयर दैट आर अवेलेबल, PHP, ASP। तो ये हम इसकी जो मोस्ट कॉमन एग्जांपल्स हैं, PHP है, ASP है, एक्टिव सर्वर पेजेस, और हाइपरटेक्स्ट प्री प्रोसेसर या प्री प्रोसेसर हाइपरटेक्स्ट। तो ये सर्वर साइड स्क्रिप्टिंग हमारे पास अवेलेबल हैं जो कि हम यूज करते हैं। अब यही लैंग्वेजेस हम सर्वर पे मौजूद डाटाबेसेस से डाटा लेने के लिए, डाटा स्टोर करवाने के लिए, डाटाबेस बनाने के लिए हम यही स्क्रिप्टिंग लैंग्वेजेस यूज करते हैं, ठीक है जी। तो ये हमारा आज का टॉपिक था, वेब टूल्स एंड टेक्नोलॉजीज।